नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे थे और पिछले 2 वीडियो में हमने चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में पढ़ चुके हैं। यदि आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उन वीडियो को देख लें, तब आपको ये वीडियो पूरी तरह से समझ में आएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं सम्राट अशोक के बारे में। देखिए, जो सम्राट अशोक था दोस्तों, ये बिंदुसार का पुत्र था। किसका पुत्र था? बिंदुसार का पुत्र था। दोस्तों, एक बौद्ध ग्रंथ है दिव्य बदान, उसमें ये वर्णन मिलता है कि बिंदुसार की पत्नी थी क्या, उसका नाम क्या था? शुभद्रांगी। क्योंकि बिंदुसार ने बहुत सारी शादियां किया हुआ था, तो उसकी जो पत्नी थी दोस्तों शुभद्रांगी, उससे अशोक का जन्म हुआ था। कहने का मतलब दोस्तों, अशोक की माता का नाम क्या था? शुभद्रांगी था, और पिता का नाम तो बिंदुसार था ही। ठीक है। बिंदुसार की अन्य पत्नी की बात करें दोस्तों, तो प्रसादिका और धम्मा बिंदुसार की ही पत्नियां थीं। दोस्तों, सिंहली परंपरा में ऐसा वर्णन मिलता है कि विदिशा के श्रेष्ठी की पुत्री देवी से अशोक का विवाह हुआ था। किससे विवाह हुआ था? विदिशा के श्रेष्ठी की पुत्री देवी से अशोक का विवाह हुआ था। अशोक की बहुत सारी पत्नियां थीं, ठीक है, परंतु अशोक और देवी से दोस्तों महेंद्र और संघमित्रा नाम के 2 पुत्र पैदा हुए थे। उसके अन्य पुत्र के नाम देखें दोस्तों, तो जालोक, तीवर, चारुमित्र और कुणाल थे। ये सब किसके पुत्र थे? अशोक के ही पुत्र थे। दिव्य बदान में दोस्तों अशोक की एक और पत्नी का नाम मिलता है, जिसका नाम है तिस्रक्षिता। क्या? तिस्रक्षिता भी दोस्तों अशोक की पत्नी का ही नाम था। अधिकतर अभिलेखों में दोस्तों अशोक का नाम देव नामप्रिय मिलता है। क्या मिलता है? देव नामप्रिय अशोक का नाम अधिकतर अभिलेखों में मिलता है। परंतु दोस्तों, जो भाबरू अभिलेख राजस्थान में है, उसमें अशोक का नाम क्या मिलता है? प्रियदर्शी मिलता है। और इसी अभिलेख से दोस्तों बौद्ध के प्रमाण भी मिलते हैं। मास्की और गुर्जरा अभिलेख दोस्तों, जो कि मध्य प्रदेश में है, इसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। किसमें? मास्की और गुर्जरा अभिलेख में। पुराणों में दोस्तों अशोक को क्या कहा गया है? पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। और कालसी उत्तराखंड से भी दोस्तों अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। कहने का मतलब दोस्तों, उत्तराखंड में एक जगह है कालसी, वहां से भी अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अशोक की अन्य पत्नियों के नाम देखें दोस्तों, तो पद्मावती, तिस्रक्षिता, महादेवी और असंधिमित्रा, ये सब अशोक की पत्नियों के नाम हैं। ठीक है। सिंहली अनुश्रुति के अनुसार दोस्तों अशोक ने अपने 99 भाइयों का वध करके सिंहासन प्राप्त किया। कितने भाइयों का? 99 भाइयों का वध करके सिंहासन प्राप्त किया अशोक ने, ऐसा सिंहली अनुश्रुति में लिखा है। अब देखिए दोस्तों, क्या होता है 273 बीसी में, मतलब 273 बीसी मतलब ईसा पूर्व। बीसी का मतलब क्या होता है? ईसा पूर्व, मतलब ईसा के जन्म के 273 साल पहले बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। और अशोक कहाँ बैठ जाता है? गद्दी पर बैठ जाता है। लेकिन दोस्तों अशोक का राज्याभिषेक 4 वर्ष बाद 269 बीसी में होता है। आखिर क्यों? क्या कारण था कि इन 4 सालों में क्या हुआ ऐसा कि उसका अभिषेक 4 साल बाद होता है 269 बीसी में? तो आइए उसको जानते हैं। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि इन 4 सालों में क्या हो रहा था? उत्तराधिकार युद्ध चल रहा था। मतलब बिंदुसार के जो अन्य पुत्र थे दोस्तों, उनके बीच में और अशोक के बीच में उत्तराधिकार के लिए लड़ाई हो रही थी। ठीक है। जिसका वर्णन कहाँ मिलता है? बौद्ध ग्रंथ महावंश, दीपवंश और दिव्य बदान, इन तीनों ग्रंथ में दोस्तों जो बौद्ध ग्रंथ है, इसमें उत्तराधिकार युद्ध के बारे में वर्णन मिलता है। चीनी ग्रंथ दोस्तों एक है फा युएन चुलिन, इसमें भी उत्तराधिकार युद्ध का वर्णन मिलता है। और तिब्बती लेखक तारानाथ भी कहते हैं कि इन 4 सालों में उत्तराधिकार युद्ध चल रहा था बिंदुसार के सभी पुत्रों के बीच में, या फिर कहें तो सम्राट अशोक के भाइयों के बीच में। अब क्या होता है दोस्तों, जो अशोक रहता है ये राधागुप्त की सहायता से, क्या? राधागुप्त की सहायता से गद्दी पर बैठ जाता है। ठीक है। और सुसीम को क्या करता है? गद्दी से उतार देता है। किसकी सहायता से बैठता है? राधागुप्त की सहायता से अशोक गद्दी पर बैठ जाता है और अपने बड़े भाई सुसीम को गद्दी से उतार देता है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों अब देखिए, क्या सच में अशोक ने अपने 99 भाइयों का वध किया था? ठीक है। यदि ऐसा होता दोस्तों, तो 5वें शिलालेख में अशोक के जीवित भाइयों और उसके परिवार का वर्णन मिलता है। यदि आप सोचिए, यदि अशोक अपने 99 भाइयों का वध करता, तो वो शिलालेख में उसके जीवित भाई और परिवार का वर्णन क्यों लिखता? ठीक है। तो इसका वर्णन कहाँ मिलता है? 5वें शिलालेख में मिलता है। तो कुछ इतिहासकार कहते हैं दोस्तों कि हो सकता है अशोक ने अपने विरोधी भाइयों को मार दिया हो, किंतु उसके जो समर्थन में भाई रहे होंगे उनको नहीं मारा होगा। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। अब दोस्तों कलिंग विजय की बात करते हैं। ठीक है। क्या होता है? राज्य अभिषेक के 8 वर्ष बाद राज्य अभिषेक क्या हुआ था? 269 बीसी में राज्य अभिषेक होता है अशोक का।
तो राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद 9वें वर्ष में 8 वर्ष बाद 9वें वर्ष में 261 बीसी में क्या होता है, कलिंग युद्ध होता है। ठीक है, जिसका वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में किया गया है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, कलिंग युद्ध होता तो है, लेकिन उससे पहले हम यह जान लेते हैं कि कलिंग युद्ध हुआ क्यों। तो देखिए दोस्तों, सुरक्षा की दृष्टि से, ठीक है, सुरक्षा की दृष्टि से पहली कारण तो यही होता है दोस्तों कि कोई भी शासक हो वो अपनी सुरक्षा के लिए अन्य पड़ोसी राज्यों को के साथ लड़ाई करके उनको जीतने देना चाहता है। ठीक है, दक्षिण से संबंध, देखिए दोस्तों, जो कलिंग है वो उड़ीसा में पड़ता है और उड़ीसा से ही एक मार्ग होकर गुजरता था, तो दक्षिण से संबंध स्थापित करने के लिए कलिंग को जीतना बहुत ही आवश्यक हो गया था। व्यापार में वृद्धि और स्थल एवं समुद्र मार्ग, ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी दोस्तों उसको पास में पड़ता था। ठीक है, इसलिए वो कलिंग को जीत लिया और बंगाल की खाड़ी से उसको स्थल और समुद्र मार्ग दोनों मिल गए। ठीक है, उससे क्या हुआ, व्यापार में वृद्धि हो गई। तो इसी कारण से दोस्तों कलिंग का युद्ध होता है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है दोस्तों कि अशोक ने कलिंग के हाथियों के लिए युद्ध किया था, क्योंकि जो कलिंग के हाथी थे दोस्तों वो बहुत ही प्रसिद्ध थे। ऐसा कहा जाता है कि वह के हाथी बहुत अच्छे थे, इसलिए कलिंग का युद्ध हुआ था। अब कलिंग युद्ध किसके किसके बीच में हुआ, तो याद रखना अशोक के बीच में तो हुआ ही था। अशोक और कलिंग के राजा नंदराज के बीच में दोस्तों कलिंग का युद्ध होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों, कलिंग का राजा नंदराज हार जाता है और 1 लाख लोग मारे जाते हैं और 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया जाता है। कलिंग युद्ध के बाद क्या होता है दोस्तों, कलिंग युद्ध के बाद अशोक जब व्यापक नरसंहार को देखता है, किसको देखता है, कलिंग के बाद व्यापक नरसंहार को देखता है, तो अशोक क्या होता है, विचलित हो जाता है। विचलित हो जाता है और सोचने लगता है कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने ये क्या कर दिया। और एक बौद्ध भिक्षु रहते हैं दोस्तों उपगुप्त, वो भी कहते हैं कि अशोक तूने ये क्या कर दिया, इतना नरसंहार कर दिया, भीषण नरसंहार कर दिया। तो क्या होता है, अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है और अशोक अपने सारे अस्त्र शस्त्र को त्याग देता है और धम्म को अपना लेता है। किसको अपना लेता है, धम्म को। धम्म मतलब दोस्तों धर्म, धर्म मतलब आपको पता होगा, धर्म की परिभाषा मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है। धर्म मतलब अच्छा कार्य करना। तो धम्म की व्याख्या दोस्तों 2 और 7वें शिलालेख में देखने को मिलती है। अब देखिए दोस्तों, अशोक जो था दोस्तों वो प्रारंभिक जीवन काल में ब्राह्मण था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, बाद में ये बौद्ध धर्म को अपना लेता है। और कल्हड़ दोस्तों जिसने राज तरंगड़ी की रचना की है, जिसमें कश्मीर का इतिहास का वर्णन भी मिलता है, उसमें ऐसा कहा गया है कि अशोक शैव उपासक था। क्या था, अशोक शैव उपासक था। अशोक का साम्राज्य विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, तो देखिए दोस्तों, उत्तर में अफगानिस्तान और नेपाल तक था। ठीक है, दक्षिण में कर्नाटक, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और इधर पश्चिम में काठियावाड़ गुजरात तक अशोक का साम्राज्य विस्तार था। अशोक ने दोस्तों अपने शासनकाल में 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा किया और शासनकाल के 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा किया। याद रखना, 10वें वर्ष में बोध गया और 20वें वर्ष में लुम्बिनी गया। ठीक है, अब क्या होता है दोस्तों, अशोक के द्वारा जो की गई विजय है तो उसमें 2 विजय खास हैं, एक तो नेपाल विजय और एक खस विजय। तो नेपाल को विजय करके दोस्तों ये देवपत्तन नगर की स्थापना करता है। किसकी स्थापना करता है, देवपत्तन नगर की स्थापना करता है। और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर दोस्तों इसको अशोक ने ही बसाया था। अब देखिए दोस्तों, धम्म क्या है, आदर सम्मान करना, बड़े और गुरुजनों का सम्मान करना, दानशीलता, उचित व्यवहार, जीव हिंसा न करना, माता पिता का आदर करना, प्राणियों का वध न करना, ये सभी क्या है, धम्म है। और सार वृद्धि करना। अब ये सार वृद्धि क्या होता है दोस्तों, उसको हम आगे देखेंगे। देखिए, सार वृद्धि का वर्णन दोस्तों 12वें शिलालेख में अशोक ने किया है। सार वृद्धि का मतलब होता है अपने धर्म की उन्नति के साथ साथ अन्य धर्म की उन्नति की भी कामना भी करना। कहने का मतलब दोस्तों, अशोक जो है सर्व धर्म संभाव की भावना रखता था। किसकी भावना रखता था, सर्व धर्म संभाव की भावना रखता था। इसलिए अशोक को दोस्तों सम्राट अशोक या महान कहा जाता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, अपने धर्म के बारे में हर कोई सोचता है, लेकिन जो दूसरों के बारे में सोचता है वही महान बनता है। आदमी कितना भी बुरा हो जाए दोस्तों, उसने कलिंग युद्ध किया, कितने भी लोगों को मार दिया, लेकिन अशोक जो है दोस्तों वो सम्राट अशोक के नाम कहलाया और महान सम्राट अशोक, क्योंकि दोस्तों उसके जो बुरे काम थे उसकी तुलना में जैसे ही उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है, उसके बाद इसने इतने अच्छे अच्छे काम किया है कि इसको सम्राट अशोक या महान सम्राट अशोक की संज्ञा दी गई। ठीक है, इसलिए याद रखना कि जो सार वृद्धि है इसका उल्लेख 12वें शिलालेख में देखने को मिलता है। और सार वृद्धि का मतलब होता है अपने धर्म की उन्नति के साथ साथ अन्य धर्म की उन्नति की कामना भी करना। इसके बाद दोस्तों
अशोक ने जब धम्म का प्रचार करना शुरू किया तो प्रथम शिलालेख में वर्णन मिलता है कि उसने जीवों के वध पर रोक लगा दिया। क्या? जीवों के वध पर रोक लगा दिया, सुरापान पर रोक लगा दिया, मांस भक्षण पर रोक लगा दिया और मल्ल युद्ध, इन सारे चीजों पे अशोक ने क्या लगा दिया? रोक लगा दिया। ऐसा वर्णन प्रथम शिलालेख में देखने को मिलता है। अब इसके बाद दोस्तों धम्म यात्रा के दौरान क्या होता है दोस्तों, राजअभिषेक के 14 वर्ष बाद ये धम्म महामात्र की नियुक्ति करता है। क्या करता है? धम्म महामात्र की नियुक्ति करता है, जिसका वर्णन 5वें शिलालेख में मिलता है। दोस्तों जो अशोक है इसका बौद्ध धर्म के प्रति लगन और उत्साह इतना बढ़ गया कि इसने सुदूर देश तक धम्म का प्रचार करवाया, मतलब दूर दूर तक धम्म का प्रचार करवाया और यहाँ तक कि अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेज देता है। दोस्तों अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए 84,000 स्तूपों का निर्माण करवा दिया। कितने स्तूपों का? 84,000 स्तूपों का निर्माण करवा दिया, जिसमें सांची का स्तूप दोस्तों आपको पता होगा और सारनाथ का धर्मराजी का स्तूप बहुत ही फेमस है। सांची का स्तूप दोस्तों रायसेन मध्य प्रदेश में पड़ता है। अब दोस्तों मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत देख लेते हैं कि हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है। तो देखिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलती है, मेगास्थनीज के इंडिका से मिलती है, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से और अशोक के अभिलेख, इन चारों चीज़ों से दोस्तों हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत मिलते हैं। अशोक के शिलालेख के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। अशोक के सभी शिलालेख का विषय क्या था? प्रशासनिक था। लेकिन जो एक शिलालेख था रुमेनदेही शिलालेख दोस्तों, ये इसका विषय क्या था? आर्थिक और बुद्ध के जन्म से संबंधित था। और भारत का प्रथम केंद्रीकृत प्रशासन दोस्तों किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। क्यों? क्योंकि इसने आसपास के चारों क्षेत्रों को जीत लिया था। ठीक है, तो केंद्रीकृत प्रशासन मतलब दोस्तों सत्ता एक हाथ में हो गई थी। ठीक है, किसके समय में? अशोक के समय में। अब अशोक के जो 14 बृहद शिलालेख है दोस्तों उनके बारे में देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या वर्णन देखने को मिलता है। तो शिलालेख नंबर 1 में दोस्तों पशु हत्या और उत्सव जो है दोस्तों उस पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, 2 में समाज कल्याण, 3 में उदारता और सम्मान की बात करता है। चौथे शिलालेख में बाहरी घोष को धम्म घोष में परिवर्तित कर दिया। 5वें शिलालेख में दोस्तों धम्म महामात्र की नियुक्ति करता है, उसका वर्णन है। 6वें शिलालेख में 24x7 मतलब ये जनता के लिए हम 24 घंटे और क्या है 24 घंटे और सप्ताह के 7 दिन उपलब्ध हैं, ऐसा 6वें शिलालेख में वर्णन मिलता है। सर्वधर्म संभाव 7वें शिलालेख में। 8वें शिलालेख में दोस्तों जो धम्म यात्रा होती है 10वें वर्ष में, उसका वर्णन है। 9वें में दोस्तों दान देना। 10वें में यश और कीर्ति के बारे में लिखवाया है। 11वें में दोस्तों धम्म का उल्लेख किया है। 12वें में सार्ववृद्धि का उल्लेख है। 13वें में दोस्तों कलिंग युद्ध का वर्णन है और 14 में मथुरता का वर्णन देखने को मिलता है। अति महत्वपूर्ण दोस्तों इसके कुछ अभिलेख हैं, उनसे हमें क्या जानकारी मिलती है उसके बारे में देखते हैं। भावरू अभिलेख से दोस्तों बौद्ध धर्म को जो अपनाया था अशोक ने उसकी जानकारी मिलती है। बराबर की गुफाएं से दोस्तों अशोक की सहिष्णुता के बारे में पता चलता है। और स्तंभ लोग दोस्तों ये जो है अशोक का बौद्ध धर्म के प्रति सम्मान, इस बात की हमें जानकारी स्तंभ लेख से मिलती है। अशोक ऐसा प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया। अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया और इसकी प्रेरणा कहाँ से मिलती है उसको? तो ईरानी शासक दारा प्रथम से दोस्तों इसको ये प्रेरणा मिलती है। इसके बाद दोस्तों अशोक के जो अभिलेख हैं उसको पढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति जेम्स प्रिंसिप थे, ये तो आपको पता होगा। कब पढ़ा था? 1837 में। और जो अशोक की राजकीय घोषणा है दोस्तों वो उन्होंने स्तंभ लेख में लिखवाया था, जिनकी संख्या कितनी है? 4 है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अशोक को उसके शासनकाल के 4थे वर्ष में बौद्ध भिक्षु निग्रोध ने ज्ञान दिया था। किसने ज्ञान दिया था? निग्रोध ने ज्ञान दिया था। आगे चलकर मोगली पुत्र तिस्य ने पूर्ण रूप से अशोक को बौद्ध बना दिया। अशोक ने धम्म की परिभाषा कहाँ से ली है? तो याद रखना राहुलोवाद सूत्र से अशोक ने धम्म की परिभाषा ली है। शिलालेख का विभाजन देखते हैं दोस्तों। शिलालेख का विभाजन, इसमें 3 प्रकार के शिलालेख होते हैं, एक तो शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहालेख। याद रखना दोस्तों अशोक के सभी अभिलेखों की भाषा क्या थी? प्राकृत भाषा थी और 4 लिपि चलती थी दोस्तों, ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी और आर्मेयिक। तो जो ब्राह्मी लिपि है दोस्तों इसमें लघु, स्तंभ लेख और गुहालेख, ये चारों जो सभी लेख थे दोस्तों ये ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। और भारत में सभी अभिलेख ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं अशोक के। याद रखना भारत में जितने भी अभिलेख मिलते हैं अशोक के सभी ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। और सभी शिलालेखों की भाषा क्या थी? तो याद रखना प्राकृत भाषा थी। टिसेन थेलर दोस्तों एक व्यक्ति थे जिन्होंने 1750 में अभिलेखों को खोजा था। किसने? टिसेन थेलर ने 1750 में अभिलेखों को खोजा था और 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अभिलेखों को पढ़ा था। दोस्तों 2 अभिलेख हैं, सहवाज गाड़ी का
और मानसेहरा का, ठीक है। तो इसकी जो लिपि है वो खरोष्ठी लिपि है। क्या है? खरोष्ठी लिपि में मिलते हैं। और खरोष्ठी लिपि दोस्तों दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। जैसे हम देवनागरी लिपि लिखते हैं तो बाएं से दाईं ओर लिखते हैं, लेकिन जो खरोष्ठी लिपि की लिखी जाती है वो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। तक्षशिला में एक और मिला है दोस्तों जो आरमयिक भाषा में है। तक्षशिला का जो शिलालेख है वो आरमयिक भाषा में मिलता है। दोस्तों शेरकुना का अभिलेख जो है कांधार के पास मिला है, ठीक है। इसकी भाषा क्या है? यूनानी और आरमयिक है। क्या है? लिपि यूनानी और आरमयिक है। मतलब ये कहने का मतलब दोस्तों ये द्विभाषिक लेख है। कौन सा? शेरकुना का अभिलेख। अनुराधापुर दोस्तों एक जगह है लंका में, वहां से ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ एक शिलालेख देखने को मिलता है। गुहा लेख दोस्तों इनका निर्माण अशोक ने बराबर की पहाड़ियां, क्या बराबर की पहाड़ियों में करवाया था। जो खलबितक पर्वत है दोस्तों उसका वर्तमान नाम है। और यहाँ पर सुदामा गुफा और कर्ण चौपार गुफा, इन दो गुफाओं का निर्माण अशोक ने करवाया था, जो कि आजीवक संप्रदाय से संबंधित थी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों विश्व झोपड़ी की गुफा किसने बनवाया था? तो विश्व झोपड़ी की गुफा अशोक ने बनवाया था। अशोक के पुत्र दशरथ ने दोस्तों नागार्जुन पहाड़ी पर 3 गुफाओं का निर्माण करवाया था, ठीक है। इसके साथ ही दोस्तों अशोक का ये टॉपिक आज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य का जो शासन और प्रशासन क्या था, सामाजिक स्थिति क्या थी, आर्थिक स्थिति क्या थी, राजनीतिक स्थिति क्या थी, उन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।